नमस्कार दोस्तों, आप सभी का धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल में एक बार फिर से स्वागत है। पहलगाम में हाल के दशकों में हुए सबसे बड़े आतंकी हमले को 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। मरने वालों की संख्या जो कल तक 26 थी वो बढ़कर 28 हो गई। मरने वालों में एक युवा लेफ्टिनेंट जो नौसेना के थे, इसके साथ साथ आईबी के कार्यरत अधिकारी और एक एयरफोर्स का कारपोरल भी शामिल है। ये 28 बेगुनाह लोग वो हैं जिनका सिर्फ एक ही गुनाह था कि वो हिंदू हैं, क्योंकि 28 में एक यासिर हुसैन साहब भी शामिल है जो कश्मीर का एक युवा मुस्लिम। उस कहा ये जा रहा है, जो खबरों में अभी तक आ रहा है, कि उसने बचाने की किसी कोशिश की, उनमें से उसने उन आतंकियों के सामने खड़े होने की कोशिश की और उसको गोलियों से भून दिया। लेकिन बाकी सबकी हत्या सिर्फ उनके हाथों में कलावा देखकर, उनके आईडी कार्ड देखकर, कुछ की पेंट उतारवा कर चेक किया गया कि क्या वो हिंदू मुसलमान हैं या हिंदू हैं। हिंदुओं की पहचान को स्थापित करने के बाद उनसे ये भी पूछा गया कि कहीं गलती ना हो जाए कि कलमा उनको पढ़ना आता है कि नहीं। उनसे कलमा पूछने की कोशिश की गई और उसके बाद मौत के घाट उतार दिया। ये तमाम घटनाएं, इस घटना में शामिल उन आतंकियों की लगभग पहचान हो चुकी है, जिसमें दो स्थानीय, जो एक बिजबेड़ा और दूसरा त्राल का है, उनकी पहचान हो चुकी। एजेंसीज अब उनके पीछे लगी हुई हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि वो भाग रहे हैं या फिर किसी और निशाने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वो फिदाइन हैं, वो मरने आए हैं। भले ही हमारे इस समय स्क्रीन पर चल रहा हो कुछ भी, लेकिन वो अपने काम के लिए आए थे और उन्होंने उस काम को अंजाम दिया। हिंदुस्तान सरकार की सुरक्षा एजेंसियां जो 100 बार, जिनको 99 बार नहीं 100 के 100 बार कामयाब होना होता है ऐसे आतंकी हमले को रोकने में, भले ही उन्होंने अभी तक बहुत सारे आतंकी हमले विफल किए हों, लेकिन इसमें वो नाकामयाब रहे। कारण क्या है, उन पर बहुत लंबी बातचीत हो रही है। यकीनन देश की गृह मंत्री इस पर अपनी मीटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने उस पर पॉइंट आउट किया होगा। सीसीएस में इस बात पर फैसला होना है कि पाकिस्तान को क्या सबक सिखाया जा सकता है। ऐसा कौन सा लेसन पाकिस्तान को सिखाया जाए कि वो दोबारा इस तरह की गलती करने की कोशिश ना करे, और उसको मालूम हो कि यदि एक हिंदुस्तानी का उसके द्वारा निर्यात किया गया आतंक जान लेता है तो बदले में पाकिस्तान को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पिछली बार की सर्जिकल स्ट्राइक से हमने 5 साल की शांति खरीद ली थी। लगभग 5 साल 6 साल वो सर्जिकल स्ट्राइक का असर आपने इतना बड़ा महसूस नहीं किया। हालांकि कहीं लगातार आप देख रहे हैं उसके बाद बहुत सारे आतंकी हमले हुए हैं। उनकी संख्या भले ही कम हुई है, लेकिन आतंकी हमले हुए हैं। उनका पैटर्न एक है, ऐसा नहीं कि पैटर्न अगला हुआ हो। लेकिन ये जो सवाल था ये कि किस तरह से कश्मीर में आतंकियों ने धर्म पूछकर हत्या की, किस तरह से उन्होंने उन मासूम लोगों का कलावा देखकर उनको कत्लेआम कर दिया क्योंकि वो हिंदू थे। क्या ये सवाल अभी तक एक राजनीतिक या एक जो स्क्रीन पर चल रही चर्चाएं उससे अलग कहीं जाता है? अगर आपके जहन में आता है तो अभी आज एक और बयान जिस पर अभी किसी ने चर्चा इस तरह नहीं की, क्योंकि अभी लग रहा है कि कश्मीर का ये मसला जैसे सब सुलझा देना चाहते हों। अभी आज कल देवबंद के दारुल उलूम के जमीयत उलमाए हिंद के, माफ़ कीजिए दारुल उलूम से नहीं, ये जमीयत उलमाए हिंद के हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा, जो तालकटोरा स्टेडियम में औकाफ बचाओ सम्मेलन किया गया, उन्होंने साफ कहा कि कोई भी ताकत या सरकार हमारी एकजुटता को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। मुसलमान शरीयत में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि वक्फ की सुरक्षा की लड़ाई हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। संविधान बचेगा तो देश बचेगा। संविधान की सर्वोच्चता समाप्त हुई तो लोकतंत्र भी जिंदा नहीं रह पाएगा और देश पूरी तरह फासीवाद की गिरफ्त में है। बात कश्मीर की चल रही है और मैं इसमें जमीयत उलेमा के क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ। दरअसल कलावा देखना, पेंट उतार कर
पहचान स्थापित करना या ये पूछना कि ये हिंदू हो, ये पिछले कुछ समय से लगता है इस देश में जैसे ट्रेंड बन गया हो। डर लगता है ऐसे सवाल करते हुए लोगों को कि आखिर ये है क्या। बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ के खिलाफ एक भीड़ निकलती है, वक्फ कानून के खिलाफ भीड़ निकलती है। उसका गुस्सा केंद्र सरकार पर हो सकता है, लेकिन वो जब आगे कुछ दूर चलती है तो उसको अल्पसंख्यक, वहाँ अल्पसंख्यक, क्योंकि अल्पसंख्यक का टैग सिर्फ 20 करोड़ की आबादी के साथ चिपका दिया गया है, लेकिन गांव-गांव में ऐसे सैकड़ों हजारों गांव हैं, खासतौर से जो मालदा, मुर्शिदाबाद उस तरफ के इलाके हैं, 24 परगना और बहुत सारे इलाके, किशनगंज, पूर्णिया जो उनके बॉर्डर पर लगते हुए इलाके हैं। अगर वहाँ आप गौर करते हैं, और फिर पूरे नॉर्थ ईस्ट में हिंदू माइनॉरिटी में है, लेकिन माइनॉरिटी कहा नहीं जा सकता, कानूनन उसके पास इस तरह का कोई टैग नहीं। तो आगे चलते हैं, कुछ घर हिंदुओं के हैं और उसके बाद वो भीड़ पूरी ताकत के साथ उसके अंदर हमला करती है, बाप बेटे की हत्या करती है, मूर्तियां तोड़ देती है और वो भीड़ उस पूरे इलाके में महिलाओं पर, युवा बच्चियों पर उनके यौन उत्पीड़न के लिए हमला करती है। वो इस तरह की बाइट आप सुनते हैं जिसमें वो साफ कहती हैं महिलाएं कि उनसे कहा 17, 18, 16 साल के लड़कों ने कि आप हमारे साथ सो, तब आपके पति की जान बच जाएगी। कारण क्या, क्यों उनको ऐसा कहा गया? क्या वो वक्फ कानून लाने वाले लोग थे? वो कौन लोग थे? क्योंकि वो हिंदू थे। इसके अलावा पिछले कुछ समय से अलग अलग जगह पर इस तरह के फैसले, इस तरह की घटनाएं आपको होती दिख रही हैं। जब संभल में सर्वे किया जा रहा था, जो कोर्ट के आदेश पर था, बाहर भीड़ निकलती है, कोशिश किस पर होगी, हमला किस पर होगा, हमला किस पर करना है, ये तमाम चीज़ें निकलती हैं। तो लोगों के सामने कहानी आती है कि संभल में तो उन इलाकों से हिंदू भाग गया, इसलिए क्योंकि वो हिंदू है, देश फासिज्म की गिरफ्त में है, ऐसा तमाम लोग कह रहे हैं। लेकिन हिंदू मुर्शिदाबाद हो या फिर पहलगाम हो, दोनों के बीच में कितनी दूरी हो, लेकिन आपको हिंदू होने की कीमत चुकानी पड़ रही है। कम से कम ये घटना ये बता रही है। इस बात को धार्मिक नज़रिए से देखा जा सकता है, लोग धार्मिक नज़रिए से देखेंगे। वो लोग ये भी कहेंगे, जो हमेशा की तरह की इकोसिस्टम का है, कि आतंकी का कोई धर्म नहीं होता, आतंक का कोई धर्म नहीं होता। ये कहानी आपको लगातार बताई जाएगी, और मैं इसको कहानी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग अभी तक समस्या को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। कश्मीर सिर्फ आतंक की कहानी नहीं है। कश्मीर में ये कोई आतंकी हमला अभी नहीं दिख रहा है आपको। कश्मीर में लगातार आतंकी हमले होते रहे हैं। 2019 में सरकार ने जो ताकत हासिल की थी, जो लोगों को इशारा किया था कि जल्द ही कश्मीर समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन होगा, वो आशा बहुत जल्दी बिखर गई। केंद्र सरकार से गृह मंत्री अभी गए थे पिछले हफ्ते, और उन्होंने कश्मीर में जिस तरह का विजय घोष किया, उसमें साफ कहा कि जल्द ही कश्मीर में आतंक दम तोड़ देगा। और उनकी इस बात का आधार था कश्मीर में बढ़ता हुआ पर्यटन। कश्मीर में उस शांति की बात करने वाले गृह मंत्री डाटा, आंकड़े, ये सब चीज़ें दे सकते हैं, तमाम लोग दे रहे हैं। जैसे कि टूलिप गार्डन 26 दिन में 8,10,000 लोगों ने वहाँ घूमे। करोड़ों की संख्या में टूरिस्ट आए, जो हर बार रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। और ये टूरिस्ट कौन है? ये टूरिस्ट वो हैं जो इस बात पर यकीन करके आए कि कश्मीर में मसला हल हो गया। सरकार ने इन तमाम चीज़ों पर बहुत जोर दिया है कि कश्मीर में आप आइए, क्योंकि यहाँ सब नॉर्मलेंसी है। तमाम लोग उस पर देख रहे थे, और जब सब लोग पहुँचे तो वहाँ वही हुआ जो रस्मी तौर पर होता रहा। कोई ये नई चीज़ नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं कि इसमें जैसे बहुत लोग से हैरान हो रहे हैं इस बात से कि ये हमला उनके नाम पूछकर हुआ, ये हमला उनके कलावे देखकर हुआ, लेकिन बाकी हमले भी इसी तरह से हिंदुत्व की आइडेंटिटी पर हुए। कश्मीर की मैं कश्मीर से भागे हुए पंडितों की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कुछ अगर आप देखना चाहें तो पिछले कुछ समय से, आप सिर्फ कश्मीर की बात मैं कर रहा हूँ, मुर्शिदाबाद, मालदा और तमाम जगह पर, अलग अलग जगह पर
आपको अलग दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कुछ पर मैं डाटा पर नज़र डालने के लिए मैं सिर्फ बोल देता हूँ। 9 जून 2024 को, 9 जून बहुत दूर नहीं है, 2024 पिछला ही साल है, और उस साल में हुआ 10 तीर्थयात्री आपको मालूम होगा कौन होते हैं, कहाँ गए थे ये भी मालूम होगा, क्योंकि वे वैष्णो देवी जा रहे थे। तो अब उसके लिए पूछने की ज़रूरत नहीं है, कार्ड निकलवा के चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आतंकियों को मालूम है कि वो किसको मार रहे हैं, और जो मर रहे हैं उनको मालूम है कि वो किस बात के लिए मर रहे हैं। उनका कोई गुनाह नहीं है, हिंदू होना उनका गुनाह है। और उसमें 33 लोग घायल हुए। रियासी की घटना है, 10 मारे गए। 13 मई 22 को 4 मारे गए, 24 घायल हुए। इसमें भी कटरा टू वो वैष्णो देवी जा रहे थे। ये घटना भी वही है। आप पहचानते हैं कहाँ जा रहे थे, वहाँ जा रहे हैं तो कौन लोग जा रहे होंगे, इसके लिए भी आपको कार्ड चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद 10 जुलाई 2017 में 7 तीर्थयात्री मारे और 21 घायल हुए। ये अमरनाथ जा रहे थे, अनंतनाग की घटना है, उन पर अटैक हुआ और उनको मार दिया गया। इसके बाद आप 2006 चले जाइए, यहाँ 5 तीर्थयात्री थे, अमरनाथ जा रहे थे, गांधरबल में मारे गए। इसके बाद मैं घायलों की संख्या नहीं बता रहा क्योंकि बहुत लंबी संख्या है ये। और इसके बाद 21 जुलाई 2006 जो मैंने अभी बताया 5 तीर्थयात्री। 12 जुलाई को एक ज़रूर हुआ अटैक, जिसमें 2006 का अटैक है, जिसमें 9 मजदूर कुलगाम में मारे गए थे। इसके अलावा अगर आप देखते हैं 25 मई 2006 को गुजराती पर्यटक मारे गए, 6 घायल हुए थे। ये बटपोरा की घटना है। इसके अलावा 13 जून 2005 है, 13 सिविलियन मारे गए, 2 स्कूली छात्र थे, 3 CRPF के जवान थे। ये स्कूल पर, सरकारी स्कूल पर हुआ हमला था। इसके अलावा 22 जुलाई 2003 को फिर अटैक, 6 तीर्थयात्री मारे गए, घायल हुए 48 वैष्णो देवी जा रहे थे। वैष्णो देवी जा रहे थे, वो तीर्थयात्री थे। 23 मार्च की घटना सबको मालूम है, इतिहास में दर्ज है, जिसमें कि 24 कश्मीरी पंडित नंदी मार्ग में मारे, जिसमें 11 महिलाएं थी और 2 बच्चे शामिल थे, मासूम बच्चे थे। उनके वीडियो आपने देखे होंगे भले ही उसमें। इसके अलावा 24 नवंबर 2002 को 13 आदमी मारे गए। जम्मू मंदिर, रघुनाथ मंदिर पर, टेम्पल पर फिदाइन अटैक हुआ था, उसमें ये हुआ और इसमें मारे गए कितने लोग, 13 लोग। कौन थे? दर्शन करने गए थे मंदिर में। कौन लोग होंगे? उसके लिए ID कार्ड की ज़रूरत मुझे नहीं लगता, आपको शायद लगता हो तो बता सकते हैं। 24 नवंबर 2000, उसके बाद 23 नवंबर को 19 आदमी, जिसमें 9 सिक्योरिटी पर्सनल थे, ये हाईवे पर अटैक किया गया था। पहलगाम में इससे पहले हमले हुए। पहलगाम में तो 2023 मई में भी एक राजस्थानी कपल पर फायरिंग हुई थी, मतलब उनको घायल किया गया था, उन पर अटैक हुआ था। इसके अलावा पहलगाम में 6 अगस्त 2002 को अटैक हुआ था, 9 यात्री मारे गए। 6 अमरनाथ के तीर्थयात्री थे, जिसमें जो नूनवन जो वहाँ का कैंप है उस पर अटैक हुआ, वहाँ मारे गए। इसके अलावा 23 मार्च को फिर 2002 को अटैक हुआ, ये भी टेम्पल, रघुनाथ टेम्पल पर हुआ। 1 अक्टूबर को 36 लोग, वो तो मालूम है विधानसभा पर जो जैश का एक सिग्नेचर अटैक था। 20 जुलाई 2001 को 15 तीर्थयात्री सहयोगी स्थानीय, मतलब उसमें 2 पुलिसकर्मी थे, कुछ सहयोगी थे, शेषनाग कैंप पर हुआ। ये पहलगाम पर मैंने बताया 32 लोग मारे। ये 2 अगस्त 2000 की घटना है, जिसमें 32 लोग मारे गए थे, 21 तीर्थयात्री थे, 7 स्थानीय थे, 60 घायल हुए थे। ये भी अमरनाथ के नूनवाहा कैंप पर था। ये सबसे बड़ा हमला अगर उस तरह देखा जाए, क्योंकि तमाम लोगों को लगता है कि स्क्रीन पर जो भी बोला जाता है वो सच होता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो डाटा देखने से थोड़ा सा परहेज़ करते हैं। 21 मार्च 2000 को चिट्ठी सिंह पूरा हुआ, क्योंकि कल जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो उसमें ये भी था कि VD वांस इस बार है, तो अमेरिकन जब भी आते हैं एक प्रोटोकॉल होता है, अमेरिकन राष्ट्रपति या बड़ा कोई हो, कि उधर पूरी घाटी में, पूरी वैली में एक सिक्योरिटी टाइट की जाती है। वो एक प्रोसीजर था, लेकिन उसको पूरा इस बार नहीं किया गया, ऐसा लगता है, क्योंकि कोई सिक्योरिटी, इतने सारे तीर्थ जो यात्री थे, पर्यटक थे जिस मौसम की शुरुआत में। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी 40 दिन अमरनाथ की यात्रा का है, और उससे पहले ये घटनाएं हैं जो बताती है। इससे पहले एक और बता देता हूँ, 1998 में भी हुआ, जिसमें 28 जुलाई को 20 अमरनाथ यात्री शेषनाग बेस कैंप पर मारे गए। इसके अलावा 4 जुलाई 1950, खैर वो विदेशी पर्यटक वाला मसला था, आपको मालूम होगा, जिसमें इससे पहले 1993 15 अगस्त को 8 अमरनाथ तीर्थयात्री मारे गए। ये तीर्थयात्रियों को मारे जाने के सिलसिले
कम नहीं है। और पिछले 25 सालों में लगभग 20-25 हमले ये वो हैं जो सिर्फ यात्रियों के हैं। सुरक्षा बल का हमला मैं नहीं गिन रहा हूँ इसमें। सुरक्षा बलों पर जितने हमले हुए उनकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ उन हमलों की चर्चा कर रहा हूँ जिनमें कि शायद ही आपको ये आश्चर्य हो रहा होगा कि कलावा देख लिया गया, या आपको ये आश्चर्य हो रहा होगा कि पैंट उतरवा के देख लिए। कोई नई घटना है, ऐसी घटना नहीं है, वो स्थापित करके ये है। लेकिन चिंता ये है कि मुर्शिदाबाद से लेके और संभल से लेके तमाम जगह पर आखिर हिंदू होना गुनाह क्यों दिख रहा है, ये सवाल है। मतलब ज़रूरी नहीं कि आप इसको एक नज़रिए से ले, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टियां जिनको ये लगता है कि तुष्टीकरण से, मुस्लिम वोटों से ये फैसले हो रहे हैं, हो सकते हैं कि सत्ता पास आ जाए। और ऐसा बहुत सारे कश्मीर के बहुत सारी कहानियां हैं जो मतलब लगता है कि अंधेरे में खोए हुए कश्मीर के साथ एक इकोसिस्टम ने क्या क्या किया बाकी देश के लिए। कश्मीर अपने बारे में क्लियर था। कश्मीर में सबसे पहले 1987 से बताना शुरू किया जाता है। तमाम लोगों से आप सुनते हैं कि मास अपराइजिंग हुई 1987 से, जबकि चुनावों में धांधली हुई और सैयद सलाउद्दीन जो बना, यूसुफ साहब, वो वहाँ से भाग गया, एजेंट था, और उसके साथ जो हुआ गिलानी के एजेंट के तौर पर, और वो वहाँ से भागा है, चुनाव हार गया है, और ये तमाम चीज़ें उसने लोगों के अंदर निराशा भर दी। दरअसल ये वो कहानियाँ हैं जो लगातार कश्मीर की असली कहानी को दरपेश करती है, उसको छुपाती है। आज कश्मीर ने खैर अलग एक रुख दिखा, क्योंकि उन लोगों ने लगभग 35 साल बाद एक बंद कॉल किया जो आतंकियों की इस घटना के खिलाफ था। वरना तो वहाँ कैलेंडर था हुर्रियत का जो जारी होता था, जो बाकायदा मिलता था, कैलेंडर होता था जिसमें होता है, मतलब पता नहीं कितने लोगों ने देखा होगा, लेकिन जो भी रिपोर्टर हमारी तरह कश्मीर कवर करते रहे उन्होंने जाके ये ज़रूर देखे होंगे कि कैलेंडर कौन सी कॉल निश्चित होती थी, वो वहाँ कैलेंडर होता था। तो ये सवाल है कि आप इस पूरे मसले को सिर्फ ये कह के कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, आंखें मूंद रहे हैं, आप आंखें बंद कर रहे हैं। बांग्लादेश में आपको वही सहना पड़ रहा है, क्योंकि एक वहाँ शेख हसीना के खिलाफ पूरा विद्रोह होता है, आप सबको मालूम है, लेकिन उसकी हीट किसको झेलनी पड़ती है? हिंदुओं को झेलनी पड़ती है। उनकी दिक्कत क्या है कि वो कलावा बांधते हैं, वो मंदिरों में पूजा करते हैं, और ये बात तो फिर किसको दिक्कत नहीं? इस बात से दर्द किसको होगा? इस बात से परेशानी किसको है? उस देश में बहुसंख्यक कौन है? दरअसल आप जितना इन सवालों से दूर भागेंगे, ये पूरे देश के लिए है, जितना आप इस सवाल से दूर भागेंगे उतना ये सवाल आपके अंदर धंसता चला जाएगा। आप इसको छिपाएंगे लेकिन ये छिपेगा नहीं। हर राजनीतिक पार्टी इससे दूर जाना चाहती है। उसको लगता है कि जैसे वो कह दें कि नहीं, आतंकियों का कोई धर्म नहीं, और इससे सारी बात खत्म हो जाती है। फिर नमाज गायबाना किसके लिए पढ़ी जाती है? किसके लिए वो जुलूस निकलते हैं? दरअसल बार बार एक बात कही जा रही है कि कश्मीर को लेकर, या जो हम माइनॉरिटी के नाम पर एक जिहाद की आइडियोलॉजी को स्वीकार करते हैं, जो हम सोचते हैं कि ये भी एक राइट है, हम सच कहने से बचते हैं, और ये लंबे समय से था जो आप इस हालत में पहुंच गई। कश्मीर की शुरुआती घटना आपको आज की नहीं है। कश्मीर में आज़ादी के पहले से ही, यानी 47 से पहले ही इस बात की पूरी प्रो पाकिस्तान ग्रुप बने और उन्होंने पाकिस्तान में मिलने के लिए बाकायदा मुहिम चलाई, और आज़ादी के बाद फिर लंबे बड़े घटनाक्रम हुए। बैंक लूट हुई 2 जनवरी 1972 की जो घटना थी, जिसमें बैंक लूटा गया, और लगा कि ये सिर्फ ऐसी घटना है जिसमें मेडिकल के कुछ स्टूडेंट पाए गए। बाद में जब उसकी जांच हुई और पता चला कि ये हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, ये हार्डकोर एक आइडियोलॉजी से ग्रसित है। उसमें क्या था? इसके बाद अगर आप गौर करते हैं 65 में जो सबसे पहला अटैक है 67-68 का है, जो टेररिस्ट अटैक माना जाता है, जिसमें कि एक बीएसएफ कर्मी पर चाकू से हमला किया गया, और वो रेंगता जागीर या कर उसका नाम था जिसने हमलावर ने, और वो मरने से कुछ दूर तक चरणजीत कुछ वटाली ने, उनका जो वहाँ डीजी थे,
A.M. वटाली, उन्होंने जो अपनी किताब लिखी गन्स अंडर माई चिनार, उसमें उसका नाम यही दिया है। तो सवाल कश्मीर को लेकर बहुत सारी कहानियां हैं, जिनको चूँकि कश्मीर मैंने इस तरह कवर किया अलग अलग जगह घूमकर, कि वो दिल्ली में बैठे हुए जर्नलिस्टों ने जिस तरह की कहानियां वहां बनाई, जिस तरह से आतंकियों का महिमा मंडन किया गया कि उनके साथ सुरक्षा कर्मियों ने बहुत बुरा हुआ, सुरक्षा कर्मियों की वजह से हुआ। तो ये 60s के फतेह अल फतेह आतंकी संगठन की गतिविधियों को क्या कहेंगे। उसके बाद से अलग अलग आते, यहाँ तक कि आपको एक हैरानी होगी, वो मैं जल्द ही अगले वीडियो में कोशिश करूँगा उस पर बात करूँ, कि एक आतंकी कहा जाएगा आज की भाषा में, शब्दों में, क्योंकि पाकिस्तान में मिलने के लिए उसने जब 47-47 में जो ग्रुप बनाया गया था उसमें ये कहा गया था कि वो क्या था, पाकिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन बनाई गई, उसके चेयरमैन बने, और बाद में वही हिंदुस्तान कश्मीर के पहले कश्मीर में इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाने वाले बने। उन्होंने कांग्रेस को कश्मीर में इस्टेब्लिश किया और वो कश्मीर में पहले अध्यक्ष, वहाँ अध्यक्ष भी बने उसके, जो कश्मीरी कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और इसका वो शख्स जो पाकिस्तान में मिलने के लिए इतना बेताब था, जिसने संगठन किए, जिसने बाकी तमाम काम भी किए होंगे, हिंदुस्तान में 1, 2, 3 अलग अलग मिनिस्ट्रियों में केंद्रीय कैबिनेट में शामिल रहा, और यहीं दिल्ली में बड़ी शान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी है। अब आप क्या कहेंगे उस शख्स के बारे में, वो मैं कहानी अगले हफ्ते में अगले एपिसोड में बताऊंगा। एक मैंने और अजय चुंगरू जी के साथ वो किया है, एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं इस आप लोगों के साथ दोबारा से रब्ता कर रहा हूँ, तो इसमें मैं गेस्ट के साथ भी जोड़कर इसको पूरी तरह से शुरू कर रहा हूँ। तो आप लोग इसको जितना शेयर करें अगर आपको वो आए, और मैं भी आपके साथ साथ कुछ ऐसे इश्यूज़ पर डिस्कस ज़रूर करूँगा जिनको कहने में, या जिनको लोग कहने से बचते हैं, क्योंकि जानते तो होंगे। एक और बात बता दूं कि अभी ये सवाल सब उठ रहे होंगे कि सरकार ने ये कर दिया, कैसे वहाँ पहुँचा, ये कैसे पहुँच गया RDX, और ये आतंकी वहाँ तक कैसे पहुँच गए। उन लोगों को ये बात अभी याद आती है, क्योंकि वो कश्मीर में आतंक कैसे पनपता है, ओवरग्राउंड वर्कर कहाँ से है, हाइब्रिड टेररिस्ट कौन है, और लंबे समय से जमात जो कश्मीर में थी, जमात इस्लामी कश्मीर, जो एक अलग ब्रांच है जमात इस्लामी से बाकी से, वो कैसे इन पूरे मदरसों को किस तरह से बदलने में कामयाब हुई थी। और वो लोग जो अभी जिसको कहा जा रहा है 26/11 के साथ, और उसके साथ उन्होंने जो कहा कि वो 26/11 की ट्रेनिंग करके आए थे, मुझे लगता है कि वो शायद आप दर्शकों को सोच रहे हैं कि दर्शक ध्यान नहीं देते। कोई भी आतंकी जो आता है वो हार्डन्ड ट्रेनिंग के बाद ही आता है, और वो चाहे लाइन से आता हो। हाँ, एक और जो झूठ बार बार आप सुन रहे होंगे तमाम लोगों से, वो एक अलग लोगों से कि पुलवामा पर रिपोर्ट नहीं आई, पुलवामा क्या हुआ और ये सब हुआ। पुलवामा के एक एक आतंकी को ढूंढा गया, मारा गया, और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई। तो ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि सरकार ने, लेकिन लगता है कि सरकार उस समस्या की जड़ तक नहीं जाना चाहती है, जब तक सच नहीं कहना होगा कि आखिर हिंदुओं से क्या दिक्कत है, और ये दिक्कत कैसे दूर हो सकती है, और कैसे इसको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में लाया जाएगा। और एक बात कि ये जो लोग मारे गए हैं, कम से कम इनका मुआवजा 1 करोड़ होना चाहिए, और जो आतंकियों के मददगार लोगों की संपत्तियाँ कुर्क कर हो, ना कि टैक्स पेयर तो सब देंगे ही, क्योंकि हर कोई पैसा देना चाहता है उन तमाम लोगों का जिन्होंने इस देश पर यकीन करके अपने बेगुनाही में ही जान दी है। एक और मैं बताना चाहता था, क्योंकि बात जब वहाँ ख़त्म करना है, तो 2018 में कानपुर में एक कत्ल होता है। एक स्कूल के प्रिंसिपल, रिटायर्ड प्रिंसिपल, साइकिल पर जा रहे हैं और उनको गोली मार दी गई। पुलिस पूरी जांच करती है, पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस को समझ में नहीं आ रहा आखिर है क्या
ये कौन है, क्योंकि कोई संपत्ति का विवाद नहीं था, बेहद सज्जन थे, पूरी ज़िंदगी में कभी किसी के साथ कोई विवाद का मसला नहीं होता, और ये केस बंद हो जाता है क्योंकि इसमें कोई चूँकि केस ओपन एंडेड है, कोई पूछता नहीं है यहाँ की जांच में क्या हुआ। इस देश में ये बड़ी अच्छी बात है कि 40 साल बाद कोर्ट किसी को कह सकता है, कहीं कहीं तो 9 साल बाद भी पूछ सकता है, अपील पेंडिंग पड़ी रहती हैं, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन तभी लखनऊ में एटीएस के साथ आतंकियों की एक मुठभेड़ होती है और उसमें एक आतंकी मारा जाता है, पकड़े जाते हैं, और जब इन्वेस्टिगेशंस में पता चलता है, उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने और क्या किया हुआ है, तो पता चलता है कि उन्होंने कानपुर में एक आदमी को गोली मार दी थी, क्योंकि वो पिस्तौल चेक करना चाहते थे। जो पिस्तौलें उनको मिली थी वो पिस्तौल सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, वो उसको चेक करना चाहते थे। और उन्होंने वो मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, तो उन्होंने पूछा, इन्वेस्टिगेटर्स जब उनसे पूछ रहे थे इंटरोगेशन जो अफसर्स थे, तो उन्होंने पूछा कि आपने उसको कैसे छाटा, क्यों छाटा, तो उन्होंने कहा कि उसके एक तिलक लगा हुआ था, उसके हाथ में कलावा भरा था। तो ये है इस घटना का उस घटना से रिश्ता। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर भी कीजिए, इसको लाइक कीजिए और इस मुहिम में मेरे साथ चलिए। नमस्कार।